तो आज हम बात करेंगे उस एक पॉलिसी के बारे में जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं कि एक हलचल सी मचा दी। अमेरिका की इस नई सोच ने ग्लोबल सिस्टम में कुछ ऐसे बदलाव किए जिनके झटके आज तक महसूस किए जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इस पूरे रिपल इफेक्ट को। देखिए, ओआरएफ अमेरिका के उदयभीर दास का ये कहना ही अपने आप में बताता है कि मामला कितना गंभीर है। ये सिर्फ किसी पॉलिसी में हुआ छोटा-मोटा बदलाव नहीं था, नहीं, ये एक भूचाल जैसा था। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस पूरे बदलाव की जो पहली और सबसे सीधी लहर उठी थी, वो थी बड़े पैमाने पर लगाए गए टैरिफ्स। यही वो पहली हलचल थी जिसने दुनिया भर के व्यापार के शांत पानी में समझिए कि एक तूफान ला दिया। जरा सोचिए, 210 से ज्यादा देश, मतलब लगभग पूरी दुनिया ही इसके दायरे में आ गई थी। और कहने को तो इसका मकसद अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स को गलत विदेशी कंपटीशन से बचाना था, लेकिन इसका असर वो सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा। अच्छा, अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये टैरिफ तय कैसे हुए। एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे रेसिप्रोकल कहा, मतलब जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। उनका तर्क ये था कि वो सिर्फ दूसरे देशों के टैरिफ का जवाब नहीं दे रहे, बल्कि एक डी फैक्टो रेट बना रहे हैं जिसमें ट्रेड की दूसरी रुकावटें भी शामिल हैं। और शायद यही वजह थी कि चीन पर 34% और यूरोपियन यूनियन पर 20% जैसे भारी भरकम टैरिफ लगे। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि 2025 में पूरी दुनिया के ट्रेड में करीब 1.5 से 2% की गिरावट का अनुमान लगाया गया। अब देखिए, ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, पर पूरी दुनिया के स्केल पर इसका मतलब है खरबों डॉलर्स का नुकसान। तो ये तो हुई बाहर की बात। अब जरा देश के अंदर झांकते हैं। इन पॉलिसीज का असर सिर्फ सरहदों पर नहीं रुका, बल्कि अमेरिका के अंदर भी नियमों और कंपनियों के काम करने के तरीके में एक बड़ी उथल-पुथल मच गई। ये एक बहुत ही सॉलिड उदाहरण है कैसे बड़ी-बड़ी कंपनियों ने DEI यानी डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन से जुड़ी बातों से दूरी बनानी शुरू कर दी। आप देखिए, JP मॉर्गन की रिपोर्ट की भाषा में जो ये बदलाव आया है, वो दिखाता है कि माहौल कितनी तेजी से बदल गया था। तो आखिर हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि पॉलिटिकल प्रेशर और मुकदमों के डर से बड़ी-बड़ी कंपनियां या तो अपनी DEI पॉलिसीज बदल रही थीं या उन्हें पूरी तरह से हटा रही थीं। ये कॉर्पोरेट अमेरिका में एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट था। DEI के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा डीरेगुलेशन एजेंडा भी चलाया, मतलब नियमों को ढीला करने का काम, चाहे वो पर्यावरण हो, फाइनेंस हो या लेबर लॉ। हर सेक्टर में नियमों को कमजोर किया गया। मकसद था बिजनेस के लिए रुकावटें कम करना। अब देश और विदेश में हो रहे इन सब बदलावों ने फाइनेंशियल मार्केट्स में भी एक जोरदार लहर भेजी। और यहाँ चिंता सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव की नहीं थी, बल्कि इस बात की भी थी कि कहीं मार्केट से छेड़छाड़ तो नहीं हो रही और बड़ी संस्थाओं की आज़ादी पर हमला तो नहीं हो रहा। अब जरा ये कहानी सुनिए कि कैसे एक ही सुबह में बाजार में पूरी उथल-पुथल मच गई। पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है और फिर कुछ ही घंटों के बाद एक बड़ी पॉलिसी की घोषणा हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम ने स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन यानी हेरफेर के गंभीर आरोप खड़े कर दिए। और ये सिर्फ कुछ लोगों की राय नहीं थी। रिपोर्ट्स में साफ-साफ इसे मार्केट मैनिपुलेशन एट इट्स वर्स्ट कहा गया, जिससे इस घटना की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। और इस सब का फायदा किसे हुआ? हुआ ये कि बाजार में आए इस उछाल के ठीक बाद दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर अरबपतियों की कुल दौलत में 135 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हो गया। ये दिखाता है कि कैसे कुछ ही घंटों के खेल ने कितनी बड़ी वेल्थ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाजार में हेरफेर के आरोपों के साथ साथ देश के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व पर भी पॉलिटिकल प्रेशर की चिंताएं बढ़ने लगी थीं। और जब किसी सेंट्रल बैंक की साख पर सवाल उठता है तो क्या होता है? सेंट्रल बैंक की आज़ादी खोने का क्या मतलब है, इसे समझने के लिए तुर्की का उदाहरण सबसे अच्छा है। जब वहां की पॉलिटिक्स ने मॉनेटरी पॉलिसी में दखल दिया तो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, महंगाई आसमान छूने लगी और इन्वेस्टर्स का भरोसा खत्म हो गया। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और यही बात एक्सपर्ट्स को परेशान कर रही थी। बाहर से तो फाइनेंशियल मार्केट बिल्कुल शांत दिख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत और फेड की आज़ादी पे मंडरा रहे खतरे को शायद नज़रअंदाज कर रहे थे। बाजार एक ऐसी उम्मीद पर टिका था जो शायद हकीकत से कोसों दूर थी। तो चलिए अब सबसे बड़ी तस्वीर देखते हैं। इन सभी छोटी बड़ी लहरों ने मिलकर एक ग्लोबल सुनामी जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जिससे दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां अमेरिकी नीतियों के इस नए दौर के हिसाब से खुद को ढालने के लिए मजबूर हो गई हैं।
अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के जवाब में ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए। वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे। और बात सिर्फ ब्रिक्स की नहीं है। यूरोपियन यूनियन से लेकर अमेरिका के पड़ोसियों मेक्सिको और कनाडा तक हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी को नए सिरे से बना रहा है। दुनिया एक ध्रुवीय से एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। और इसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है अमेरिकी डॉलर। जैसे जैसे देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और व्यापार के नए रास्ते खोज रहे हैं, दुनिया पर डॉलर का दबदबा भी कमजोर हो रहा है। ये बदलते हुए ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप का एक बहुत ही साफ संकेत है। तो हमने इन सभी लहरों को एक एक करके देखा। पहली लहर थी टैरिफ की दीवार, दूसरी थी देश के अंदर नियमों में बड़े बदलाव, तीसरी थी बाजार के झटके और चौथी वो थी दुनिया भर में पावर का रीबैलेंस होना। ये रिपल इफेक्ट साफ तौर पे दिखाता है कि कैसे एक देश की नीतियां पूरी दुनिया को हिला सकती हैं, जिससे इस जुड़े हुए सिस्टम में अनिश्चितता और फिर से संतुलन बनाने का एक नया दौर शुरू हो जाता है। और आखिर में हमारे सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या ग्लोबल साउथ के देश इस चुनौती को एक मौके की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की ये लहरें उन्हें एक बंटी हुई और कॉम्पिटिटिव दुनिया में संघर्ष करने के लिए छोड़ देंगी? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका अंजाम क्या होगा, ये आने वाले सालों में ही पता चलेगा।